हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के कोटेड आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी को जोहार और जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सिया राम। और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो सेशन होने वाला हमारा, जिसमें राजस्थान के प्रमुख दुर्ग होंगे और दुर्गों में भी हमारा जो होगा वो क्या होगा, तो ध्यान रखना सामान्य परिचय होगा। सामान्य परिचय के बाद हम लोग जो है विस्तार से दुर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज की जो मोटिवेशन लाइन है कि जिसका संघर्ष जारी है जीत उसी की होगी, और जो जितना तपेगा उतना अपनी मंजिल तक जाएगा। इसीलिए आप लोगों को तपना है, सूर्य की तरह तपना है और अपने लक्ष्य की मुकाम तक पहुंचना है। तो आज जो है हमारा क्या है, तो ध्यान रखना दुर्गों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और दुर्गों में हमारा सामान्य परिचय रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहो और मैं आपको तब तक दुर्गों के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करवाता हूँ। देखा जाए तो दुर्गों का जो सामान्य परिचय वो क्या है, तो ध्यान रखो कि अगर दुर्गों के बारे में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम जो प्रमाण मिलते हैं वो कहां पर मिलते हैं। सर्वप्रथम भारत में अगर दुर्गों के बारे में कहीं न कहीं प्रमाण तो मिले होंगे, तो भारत में सर्वप्रथम जो दुर्गों के प्रमाण मिलते हैं वो हमारी एक सबसे प्राचीन सभ्यता है। उस जो सभ्यता का नाम है, तो ध्यान रखना क्या सभ्यता हो जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे प्राचीन अगर भारत में देखा जाए तो दुर्गों का जो वर्गीकरण मिलता है, उस वर्ग कौन सी सभ्यता के अंदर मिलता है, तो ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी है, तो ध्यान रखना सिंधु नदी के किनारे पनपी है। और देखा जाए तो सिंधु घाटी जो सभ्यता वर्तमान में कहां पर है, ध्यान रखना पाकिस्तान के अंदर है, हमारे भारत के अंदर नहीं मौजूद है। ये जो सभ्यता है और एक इसका ही स्थल है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो भी कहां पर है, ध्यान रखना पाकिस्तान के अंदर स्थित है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्ग के प्रमाण तो मिले, लेकिन कैसे प्रमाण मिले, तो ध्यान रखना आप यहाँ पर दो प्रकार के प्रमाण मिले थे। एक जो प्रमाण मिले थे वो कैसे मिले थे, ध्यान रखना दुर्गीकृत, और एक जो प्रमाण मिले थे वो मिले थे अदुर्गीकृत। ठीक है, अदुर्गीकृत। ये दो प्रकार के, मतलब एक तो था जो परकोटे से बंद था और एक था अदुर्गीकृत, मतलब दोनों भाग में विभाजित था। एक तो पश्चिम दिशा में था और एक ऊपरी टीले में था जो पूर्व दिशा में स्थित था। दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत, ये भारत में सर्वप्रथम जो दुर्ग के प्रमाण मिलते हैं, देखा जाए कि सभ्यता के अंदर मिलते हैं, तो ध्यान रखना आप सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसा प्रमाण हमारे राजस्थान के अंदर भी मिला होगा कहीं ना कहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा। ऐसा जो प्रमाण हमारे राजस्थान के अंदर कहां मिला दोस्तों, तो ध्यान रखना ऐसा जो प्रमाण मिला हमारे राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर तो देख लिया हम लोगों ने, तो इसी से संबंधित राजस्थान में सर्वप्रथम प्रमाण कहां पर मिला, तो ध्यान रखना राजस्थान में हमारी एक सभ्यता है, उस जो सभ्यता का नाम क्या है दोस्तों, तो कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान के अंदर कहां पर ऐसे प्रमाण मिले सर्वप्रथम दुर्गों के, तो ध्यान रखना आप वो मिले थे कालीबंगा सभ्यता। और जो हमारी कालीबंगा सभ्यता है वो कहां पर स्थित है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना ये जो कालीबंगा सभ्यता वो हमारे राजस्थान की एक तहसील है, उस तहसील का नाम है नौहर। और नौहर कहां पर पड़ता है, तो ये आ जाएगा हनुमानगढ़ के अंदर। और ये जो सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो वो नदी हो जाएगी घग्गर नदी। इसी घग्गर नदी को और किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखना इसको कहते हैं सोती हुई नदी, लेटी हुई नदी, द्वेषवती नदी और सरस्वती के उपनाम से ये जो घग्गर नदी है वो जानी जाती है। यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता में सबसे पहले जो प्रमाण मिले थे वो हमारे दुर्गों के प्रमाण मिले। और इसी कालीबंगा सभ्यता का आपसे अगर ये पूछा जाए ना, इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ध्यान रखना इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वो
काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। अब देखा जाए तो बंगा का जो काली का मतलब हो जाएगा काले रंग की, और बंगा जो शब्द है, ये जो बंगा शब्द है हमारे कहाँ का है तो ध्यान रखना, पंजाबी भाषा का शब्द है, और बंगा का अर्थ होता है पंजाबी भाषा में चूड़िया होता है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है तो काले रंग की चूड़िया। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखा जाए तो दुर्गों में भी आप लोगों ने खूब सारे शब्द सुने होंगे। एक जो शब्द होगा सुना होगा किला सुना होगा, एक जो शब्द सुना होगा आप लोगों ने दुर्ग सुना होगा, और एक जो सुना होगा वो गढ़ सुना होगा। ये आप लोगों को खूब ज्यादा कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं। तो देखो, सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, और सामान्य परिचय में हमारा सबसे पहला जो कर्तव्य है वो क्या कर्तव्य है तो डाउट क्लियर करना। अब देखा जाए, एक जो शब्द है किला होता है, एक होता है दुर्ग होता है, और एक होता है गढ़। ठीक है, ये जो गुड, इसको हम इंग्लिश में बोल देंगे गुड, और इसको हम बोल देंगे बेटर, इसको भी हम बोल देंगे बेटर। अब आप सोचोगे कि सर आप लोगों ने, आपने तो दोनों जगह बेटर बेटर लिख दिया है, दोनों ही बेटर है। अब देखा जाए, गुड का मतलब सबसे अच्छा होता है, बेटर का मतलब भी अच्छा होता है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत भी विशेषता है। तो देखो दोस्तों, क्या विशेषता है इसमें, किला जो हो जाएगा वो निम्न श्रेणी का होता है, थोड़ा बहुत कैसा होता है, निम्न श्रेणी का होता है। किला जो होता है थोड़ा निम्न श्रेणी का होता है, और निम्न श्रेणी में भी इतना भी निम्न श्रेणी का नहीं होता है। अब देखा जाए, इस किले से थोड़ा निम्न श्रेणी का होता है, वो कौन सा होता है ध्यान रखना, वो दुर्ग होता है। मतलब निम्न श्रेणी प्लस गढ़ के मध्य का, गढ़ के मध्य का, और सबसे जो बेटर होता है वो गढ़ होता है, सबसे अच्छा। यह सबसे बेटर कौन होता है, गढ़ होता है। अब देखा जाए कैसे दुर्ग, अब देखा जाए तो जो दुर्ग है वो क्या होता है तो ध्यान रखना, यहां पर उल्टा खिंचाओगे कि जो एक देखा जाए यहां पर गढ़ है, और इसके बाद गढ़ के बाद जो आ जाएगा दुर्ग। ठीक है, दुर्ग। अब देखा जाए तीनों में क्या अंतर है, ये तो सबसे निम्न श्रेणी का होगा। अब देखा जाए, दुर्ग है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का होता है, जिसमें पानी की व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था होगी, खाने पीने रहने की राशन सामग्री रखने की व्यवस्था होगी, और क्या व्यवस्था होगी, सैनिकों के रहने के लिए उनके जो वाहन वगैरह घोड़े वगैरह होंगे उनके रहने की व्यवस्था होगी। मतलब सब तरह की जो व्यवस्था होगी वो किस में होगी तो दुर्ग में। मतलब ये होगा सर्वश्रेष्ठ। अब देखा जाए, किला और दुर्ग के मध्य की जो श्रेणी है उसको हम कहेंगे गढ़। इससे किला और दुर्ग की मध्य की जो श्रेणी उसको कहेंगे हम गढ़। किस तरह के गढ़ कहेंगे ध्यान रखना, इसकी जो विशेषता है, इसकी जो विशेषता है, दोनों के मिलाकर जो मध्यम की जो विशेषता होगी इसको कहेंगे हम क्या कहेंगे, गढ़ कहेंगे। तो बोल सकते हैं हम मध्यमवर्ती गढ़। मतलब दोनों की विशेषता मिलेगी, इसके अंदर दोनों की विशेषता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, किला होता है थोड़ा उच्च श्रेणी, निम्न श्रेणी का होता है, और इसका जो निम्न श्रेणी का होता है दूसरे नंबर पर वो होता है गढ़, और सबसे जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो हो जाता है हमारा दुर्ग। याद हो जाएगा आपको, उम्मीद करता हूं याद हो जाएगा। अब देखा जाए कि आप सोचोगे कि सर आपने जो बताया है भारत में सर्वप्रथम दुर्ग के प्रमाण मिले थे और सिंधु घाटी सभ्यता में मिले थे, तो राजस्थान का ऐसा न ऐसा कोई स्टेट भी होगा जहां पर दुर्ग भी होंगे, और सर्वाधिक दुर्ग वाला जो स्टेट है, राज्य है, वो कौन सा होगा, ऐसा भी होगा। और हमारे राजस्थान का जो स्थान है वो कौन से स्थान पर आता है। तो देखो कि राजस्थान में देखो, अगर भारत की बात करें, भारत में सर्वाधिक जो दुर्ग है, भारत में सर्वाधिक जो दुर्ग है वो कहां पर है ध्यान रखना, महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। नंबर जो 2 पर आ जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर,
मध्य प्रदेश के अंदर। नंबर जो 3 हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। आप बोलोगे सर राजस्थान के अंदर कितने दुर्ग होंगे? राजस्थान के अंदर लमसम देखा जाए गणना के हिसाब से जो बताया गया 206 दुर्ग है। 206 दुर्ग है, जिसमें से एक ग्रंथ आता है हमारा वीर विनोद ग्रंथ, और उस वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार महाराणा कुंभा के द्वारा 84 में से 32 जो दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा अकेले ने करवाया था। इसीलिए महाराणा कुंभा को कहा जाता है राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ये बात आप गांठ बांध के याद रख लेना कि राजस्थान के जो स्थापत्य कला के जो जनक है वो महाराणा कुंभा है। ठीक है दोस्तों, क्यों कहा गया है? क्योंकि उनको इनके द्वारा राजस्थान के अंदर जो स्थापत्य विरासत की जो भी चीजें थी उन सारी चीजों का जो निर्माण करवाने का जो श्रेय दिया जाता है वो हमारे महाराणा कुंभा को दिया जाता है। अब देखा जाए भारत में सर्वाधिक जो दुर्ग महाराष्ट्र के अंदर नंबर 3 पर किस स्टेट का नाम आ जाएगा? मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पर जो आता हमारे राजस्थान का आता है, और राजस्थान के अंदर जनगणना के हिसाब से देखा जाए 206 दुर्ग बताई गई, और जिसमें से 84 में से 32 जो दुर्ग का निर्माण करवाया गया था वीर विनोद के सामलदास ग्रंथ के अनुसार महाराणा कुंभा के द्वारा। अब देखा जाए ये जो हमारा है बेसिक है, अभी भी बेसिक है, और भी बेसिक चलेंगे हम। देखा जाए कि क्या है तो ध्यान रखना आप लोग। अब हम लोगों ने तो पढ़ लिया भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहां पर है, सर्वप्रथम प्रमाण कहां पर मिले थे, और क्या देखा कि दुर्ग क्या होते हैं ये वगैरह देखा। गढ़ किसको कहा जाएगा, किला किसको कहा जाएगा, और दुर्ग किसको कहा जाएगा ये देखा था। और देखा जाए तो दुर्गों के बारे में और सामान्य परिचय क्या आता है तो ध्यान रखना आप लोग कि दुर्गों का कहीं न कहीं सर्वप्रथम प्रमाण भी मिला होगा। प्रमाण तो हो गया, लेकिन सर्वप्रथम दुर्गों का कहीं न कहीं वर्गीकरण भी किया गया होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं दुर्ग पहाड़ी पर बने हुए हैं, कहीं दुर्ग नदी के किनारे बने हुए हैं, कहीं दुर्ग समतल भूमि पर बने हुए हैं, कहीं दुर्ग आदि पहाड़ियों पर बने हुए हैं, कई दुर्ग जंगलों के अंदर बने हुए हैं, और कई ऐसे दुर्ग हैं जहां पर जाने के लिए हम लोगों को पथरीले कांटों, पथरीले मतलब मरुस्थल का भी सामना करना पड़ता है। इस तरह के दुर्ग होते हैं। तो ये जो सर्वप्रथम कुछ दुर्ग हैं उन दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है। और देखा जाए तो एक व्यक्ति का नाम आता है, जिस व्यक्ति का नाम है सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण मनुस्मृति ने किया। किसके द्वारा किया गया? मनुस्मृति के द्वारा किया गया। दुर्गों का अगर सर्वप्रथम आप लोगों को पूछा जाए वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया तो मनुस्मृति के द्वारा किया गया था। अब देखा जाए इसके बाद भी कुछ इतिहासकार हुए, उन इतिहासकारों ने भी अलग अलग श्रेणियों के अंदर दुर्गों को बांटा। अब ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनके द्वारा किसी न किसी श्रेणी के अंदर दुर्गों को डाला गया है, और दुर्गों का डालने का जो श्रेय सर्वप्रथम मनुस्मृति को दिया जाता है। लेकिन एक आदमी का नाम और आता है जिसका नाम है कौटिल्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, जिनके द्वारा एक बुक लिखी गई, उसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, देखा जाए तो अर्थशास्त्र बुक लिखी जिसका नाम कौटिल्य मिलता है, इन्हीं का जो नाम मिलता है विष्णुगुप्त, इन्हीं का जो नाम मिलता है चाणक्य। ठीक है, इनके द्वारा जो दुर्ग की श्रेणियां बताई गई है, वो जो दुर्ग की श्रेणियां बताई गई 4 बताई गई, चारों इंपॉर्टेंट है। चारों के बारे में एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, या इसी का जो दूसरा नाम मिलता है चाणक्य। अब इनके द्वारा 4 दुर्ग की श्रेणियों के अंदर, दुर्गों को 4 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। और वो श्रेणी कौन कौन सी है मेरे दोस्तों तो ध्यान रखना, वो हो जाएगी हमारी, एक जो हो जाएगी औदक दुर्ग, इसी औदक दुर्ग को हम जल दुर्ग भी कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग, इसी औदक दुर्ग को हम कहते हैं जल दुर्ग भी कहते हैं। और क्या है तो ध्यान रखना वन दुर्ग, और जो बांटा गया किसके अंदर बांटा गया है, वो बांटा गया है गिरी दुर्ग,
गिरि या पर्वत, एक ही होता है गिरि या पर्वत। और एक जो बांटा गया है वो किसके अंदर बांटा गया है, वो धानवन के अंदर, धानवन श्रेणी के अंदर। ठीक है दोस्तों, धानवन श्रेणी के अंदर। अब जो मैं आपको बताऊंगा इन चारों की, जो चारों हैं इनकी परिभाषा भी बताऊंगा, लेकिन एक व्यक्ति का और नाम लेंगे, उस व्यक्ति का नाम है शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को भी बांटा गया है। ये जो चारों भाग हैं वो शुक्र नीति के अंदर भी आते हैं, इसीलिए मैं इनकी जो परिभाषा है वो आपको अलग वाले हिस्से में लिखवाता हूं शुक्र नीति के अनुसार। एक बार आपको सुनना है तो सुन भी लो कि जो ओदक दुर्ग है ना, वो ओदक दुर्ग किसको कहा जाएगा, ओदक दुर्ग को उनको कहा जाएगा जो दुर्ग, जिस दुर्ग की चारों ओर जल राशि विद्यमान हो, ऐसे दुर्ग को हम ओदक दुर्ग कहेंगे। वैसे नाम से स्पष्ट है कि धानवेन दुर्ग किसको कहा जाएगा, जो दुर्ग मरुस्थल में निर्मित हो, ऐसे दुर्ग को हम धानवेन दुर्ग कहेंगे। एक जो नाम है गिरि या पर्वत दुर्ग, गिरि या पर्वत दुर्ग को किसको कहेंगे मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, गिरि या पर्वत को कहेंगे कोई दुर्ग है पर्वत पर बना हुआ है, उसको हम गिरि या पर्वत दुर्ग कहेंगे। एक जो है वन दुर्ग, जो ऐसा दुर्ग जो वनों के अंदर निर्मित हो, ऐसे दुर्ग को हम क्या कहेंगे, वन दुर्ग कहेंगे। तो ये जो चारों भाग हैं वो कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य द्वारा बताए गए हैं, और इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का जो नाम है वो क्या है, तो दोस्तों अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर अर्थशास्त्र में जो गणित वाली चीजें लिखी गई, लेकिन ऐसा नहीं है इस बुक के अंदर। ये चाहे अर्थशास्त्र को हम इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, लेकिन इस अर्थशास्त्र के अंदर भारत की संस्कृति के बारे में भी बताया गया है, और कुछ भाग है वो अलग है, जैसे इसको दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, और दो भागों में डिवाइडेड इसको किया गया, जिसमें आधा जो भाग है वो गणित का मामला है, और आधा जो भाग है वो संस्कृति से संबंधित है, भारत की राज व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों। तो ध्यान रखना, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य का जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। इसके द्वारा दुर्गों को चार भागों के अंदर बांटा गया है, और कौन कौन से हो जाएंगे, ओदक, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग या पर्वत या धानवेन दुर्ग। एक व्यक्ति का और नाम आता है, उस जो व्यक्ति का नाम है शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के जो भाग बताए गए वो 9 बताए गए। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग के जो भाग बताए गए वो 9 बताए गए हैं। उन 9 में आप लोगों को क्या करना है कि ये चारों भी आप लोगों को ऐड कर देने हैं, जिससे 4 तो ये हो गए, और 4 4 8 और 6 और अलग हो जाएंगे, जिससे क्या 9 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो कि इसमें जो बताया गया है, एक व्यक्ति का जो नाम आता है वो किसका आता है, शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग को 9 श्रेणियों में बांटा गया है। एक बात और ध्यान रखना कि कभी कभी एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, वो ये सारे भाग नहीं पूछकर संख्या भी पूछ लेता है, इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना कौटिल्य के द्वारा कितने भागों में बांटा गया, 4, जिसमें वो 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है, एक जगह 4 डाल लेगा, इस तरह से। यहाँ पर वैसे न वैसे तरीका अपनाकर वो कैसे भी गुमराह कर सकता है, इसीलिए आप लोगों को बढ़िया से ध्यान रखना। चलो ठीक है, शुक्र नीति के अनुसार जो दुर्ग की जो श्रेणियां बताई गई है वो 9 बताई गई है, और 9 हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले एरण दुर्ग, एरण के बाद आ जाएगा पारिद के बाद आ जाएगा पारिक दुर्ग, पारिक के बाद आ जाएगा धानवन, इसके बाद जो आ जाएगा सैनी दुर्ग, इसके बाद हो जाएगा शाही दुर्ग, और शाही दुर्ग के बाद जो हो जाएगा वन दुर्ग। कौन सा हो जाएगा, वन दुर्ग। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7।
इसके बाद हो जाएगा 8 जो हो जाएगा वो ओदक दुर्ग, ओदक दुर्ग, ठीक है। ओदक दुर्ग, सहाय दुर्ग, सैन्य दुर्ग, धानवेन, पारिक, पारिद, एरट और एक जो हो जाएगा गिरी दुर्ग। कौन सा हो जाएगा हमारा? गिरी, गिरी या इसी को कहेंगे हम पर्वत। ये जो 9 भाग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शुक्र नीति के अनुसार ही पूछे जाते हैं। आज तक रिकॉर्ड रहा है कि शुक्र नीति का अगर कोई भी अगर श्रेणियों के अंदर बंटवारे के हिसाब से कोई प्रश्न पूछा गया है तो वो शुक्र नीति के हिसाब से ही पूछा गया है। कौटिल्य या मनुस्मृति के अनुसार एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि इनके द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया वो मेरे दोस्तों कौन सा बताया गया वो पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर सुनो आप लोग कि इन दुर्गों को शुक्र नीति के अनुसार 9 भागों के अंदर बांटा गया है और 9 जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं वो मैंने आपके सामने दर्शा दिए हैं। जो हम हैं एक एक भाग के बारे में अध्ययन करेंगे कि एरंड दुर्ग सर किसे कहा जाएगा दोस्तों। तो एरंड दुर्ग ऐसे दुर्गों को कहेंगे कि जिसमें कांटों का भी सामना करना पड़ता हो हमें, कांटों, पत्थर और वनों मतलब जंगल, ऐसा दुर्ग जिस दुर्ग तक पहुंचने के लिए हम लोगों को पथरीले मार्ग, कांटों और वनों का सामना करना पड़े या इससे दुर्गम या निर्मित मार्ग, ऐसे दुर्ग को हम एरंड दुर्ग कहेंगे। मतलब देखा जाए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को एरंड दुर्ग की श्रेणी में पहुंचना है तो आप लोग क्या करोगे कि वहां उस दुर्ग तक पहुंचने के लिए आपको रास्ते में क्या मिलेंगे? कांटे मिलेंगे, पत्थर भी मिलेंगे और आप लोगों को जंगल भी मिलेगा। ऐसे दुर्ग को हम एरंड दुर्ग कहेंगे। तो सर ऐसा एक एग्जाम्पल भी बताओ। एग्जाम्पल जो है हमारा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो वो हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर रणथंबोर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग। और रणथंबोर जो दुर्ग है वो कहां पर है दोस्तों? तो ध्यान रखना ये है सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। और देखा जाए पारिद दुर्ग, यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है पारिद लिखा मैंने। पारिद का मतलब आप लोगों ने पर्यावरण के अंदर एक परिभाषा देखी होगी पर्यावरण की या उसकी डेफिनेशन वगैरह देखी होगी। उसके अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि चारों ओर का आवरण, उसको हम क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। तो आप लोगों को उससे क्या याद रखना है कि दुर्ग के चारों ओर जो विशाल परकोटे निर्मित होते हैं, मतलब दुर्ग के चारों ओर जो परिधि होती है और वो परिधि जो बांधी जाती है वो परकोटे के द्वारा बांधी जाती है, ऐसे दुर्गों को हम पारिद दुर्ग कहेंगे। तो ये जो इसके अंदर क्या आ जाएगी ध्यान रखना, विशाल परकोटे से निर्मित दुर्ग, ऐसे दुर्ग को हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो ध्यान रखना पारिद दुर्ग कहेंगे। मतलब जो विशाल परकोटा है वो दुर्ग के चारों ओर है तो वो चारों ओर की क्या हो गई? परिधि होगी। इसीलिए हम ऐसे दुर्गों को क्या कहेंगे? पारिद दुर्ग। और इसका जो सर्वश्रेष्ठ हमको उदाहरण मिलता है वो उदाहरण जो मिलता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा मिलेगा दोस्तों? ध्यान रखना चित्तौड़गढ़। यहां पर मैं लिख रहा हूं चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब एक दुर्ग और है पारिख दुर्ग किसको कहेंगे दोस्तों? तो ख से याद रख लेना आप, जिस दुर्ग की चारों ओर खाइयां निर्मित हो। ख से याद रख लेना आप कि क्या याद रखोगे? पारिख दुर्ग के अंदर चारों ओर खाइयां हो, चारों ओर खाइयां हो। अब ऐसा दुर्ग कौन सा है दोस्तों? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ऐसा दुर्ग है जो लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़। ये जो लोहागढ़ हमारा दुर्ग है वो कहां आ जाएगा? तो लोहागढ़ जो दुर्ग है वो भरतपुर के अंदर आ जाएगा, भरतपुर के अंदर। ये इसका जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसके बाद देखा जाए धानवेन दुर्ग दिया गया है, धानवेन दुर्ग। यहां पर नहीं लिखकर मैं उधर लिख देता हूं कि धानवेन दुर्ग। 4 नंबर का जो है धानवन दुर्ग। इसका भी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे दुर्ग है जैसलमेर दुर्ग। मतलब धानवेन दुर्ग किसको कहा जाएगा? कि ऐसे दुर्ग
जो कहां पर निर्मित हो, मरुस्थल में निर्मित हो, ऐसे दुर्ग को हम क्या कहेंगे, धानवन दुर्ग कहेंगे। जो मरुस्थल में निर्मित दुर्ग होते हैं ना, उन दुर्गों को हम कहेंगे धानवन दुर्ग। सर ऐसा उदाहरण, तो ऐसा उदाहरण हमारा जो सर्वश्रेष्ठ है वो सोनारगढ़ दुर्ग है मेरे दोस्तों। कौन सा दुर्ग है, मरुस्थल में निर्मित दुर्ग। क्या लिखेंगे इसके अंदर हम लोग, मरुस्थल में निर्मित दुर्ग। और मरुस्थल में निर्मित दुर्ग हमारा कौन सा है दोस्तों, तो वो जो हो जाएगा, इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल जो हो जाएगा सोनारगढ़ दुर्ग। और सोनारगढ़ जो दुर्ग है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है, जैसलमेर के अंदर स्थित है, जैसलमेर के अंदर। कहां पर स्थित है, जैसलमेर के अंदर। सोनारगढ़ जो दुर्ग है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है और जो मरुस्थल में निर्मित दुर्ग है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े तो ऐसा दुर्ग जिसको वन दुर्ग कहा जाएगा। और वन दुर्ग हमारा कौन सा है, तो ध्यान रखना, वन दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो वनों में निर्मित हो, उन दुर्गों को हम वन दुर्ग कहेंगे। ऐसा जो उदाहरण हम लोगों ने एरण में लिया हुआ है वो भी वन में बना हुआ है, बख्तरबंद दुर्ग भी कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग को। तो वनों में निर्मित दुर्ग, वनों में निर्मित दुर्ग, इसका जो दोस्तों उदाहरण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, एग्जाम्पल जो हमारा हो जाएगा, वो जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो रणथंभौर हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों कहां पड़ेगा ये, तो सवाई माधोपुर। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समा लिख रहा हूँ। इसके बाद ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग को जल दुर्ग भी कहा जाता है, ओदक दुर्ग को जल दुर्ग भी कहा जाता है। और ये जो ओदक दुर्ग का जो श्रेणी का दुर्ग है, इसको हम क्या कहेंगे, जल, जिस दुर्ग के चारों ओर जल राशि विद्यमान हो, मतलब चारों ओर जल राशि विद्यमान। ऐसा जो दुर्ग है हमारा कौन सा है दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक ही है जिस दुर्ग का नाम है घाघरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग, घाघरोन दुर्ग। और ये जो घाघरोन दुर्ग है वो झालावाड़ के अंदर आता है, और झालावाड़ के अंदर है घाघरोन दुर्ग। कौन कौन सी नदियों के किनारे है, तो ये जो दुर्ग नदियों के किनारे हो जाएंगे काली सिंध और आहू नदियों के किनारे। और ये जल दुर्ग की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। एक जो लास्ट बच गया है वो कौन सा है दोस्तों, तो वो है गिरि दुर्गम। और गिरि दुर्ग को किसको कहेंगे, जो पर्वत पर निर्मित हो। राजस्थान के अधिकांश जो दुर्ग है वो पर्वत के ऊपर निर्मित हो, पर्वत के ऊपर निर्मित है, पर्वत के ऊपर निर्मित है। ठीक है दोस्तों, पर्वत के ऊपर निर्मित है। अगर देखा जाए पर्वत के ऊपर निर्मित, पर्वत के ऊपर निर्मित, और वो कौन कौन से हो जाएंगे, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, ये सारे जो दुर्ग हैं वो पर्वत पर निर्मित है। किस पर निर्मित है, पर्वत पर निर्मित है। ठीक है, 3, 4, 5, 6 और संख्या बदल लेना आप लोग, 5, 6 और 7। ठीक है, और जो दुर्ग दो दुर्ग और रहेंगे जिसमें से कौन कौन से हो जाएंगे, 8 और 9। एक जो है वो सहाय दुर्ग है, सहाय दुर्ग, और एक जो है वो है सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग। अब देखा जाए कि सहाय दुर्ग किसको कहा जाएगा, जो दुर्ग, जिस दुर्ग के अंदर मतलब सूरवीर सैनिक रहते हो और उस दुर्ग के अंदर मतलब रहने बांधुत्व वाले लोग रहते हो। जैसे उदाहरण के लिए जिस दुर्ग के अंदर लोग निवास करते हो, सीधा सिंपल से याद रखो, जिस दुर्ग के अंदर लोग निवास करते हैं और उस दुर्ग के अंदर चतुर सैनिक मतलब सूरवीर सैनिक रहते हैं, ऐसा एक दुर्ग हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग हो जाएगा दोस्तों, चित्तौड़गढ़। मतलब लोग रहते हो, लोग रहते हो प्लस सूरवीर सैनिक, सूरवीर सैनिक रहते हो।
और वो जो दुर्ग हमारा हो जाएगा वो चित्तौड़गढ़ है। उदाहरण के लिए कौन सा लिखेंगे दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ लिखेंगे। और सैन्य दुर्ग मतलब ऐसा दुर्ग जो सेना के रहने के लिए अनुकूल दुर्ग हो, ऐसे दुर्ग को हम क्या कहेंगे, तो सैन्य दुर्ग कहेंगे। इसी दुर्ग को हम ऐसा भी कह सकते हैं समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग, समतल भूमि पर निर्मित दुर्ग। और इसमें मतलब ऐसा दुर्ग जो सैनिकों के रहने के लिए अनुकूल हो, ऐसे दुर्ग को हम कहेंगे सैन्य दुर्गम, नाम से ही स्पष्ट है, या समतल भूमि पर निर्मित दुर्गम। अब देखा जाए दो बात आप लोगों को याद रखनी है कि ये जो सारी जो रामायण है वो सुग्रीव नीति के अनुसार है। और देखा जाए तो इन दोनों में से देखा जाए मनुस्मृति या कौटिल्य के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है वो गिरि दुर्ग बताया गया है। और इसके अंदर शुक्र नीति के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया वो सैन्य दुर्ग बताया गया है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मनुस्मृति प्लस कौटिल्य। कौटिल्य इनके अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है वो किसको माना गया है, तो वो माना गया है गिरि वन दुर्ग को माना गया। और शुक्र नीति के अनुसार देखा जाए जो सर्वश्रेष्ठ माना गया, शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किसको माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वो माना गया है सैन्य दुर्ग को माना गया है, सैन्य दुर्ग। ये जो हमारी सारी जो रामायण है वो किसकी है, तो ध्यान रखना दुर्गों की श्रेणियों की है। अभी तक भी आप सोच रहे होंगे कि अब जो है दुर्ग आएगा, अभी तक दुर्ग कोई भी आने वाला नहीं, उम्मीद मत रखना। अभी जो हमारी जो लंबी कहानी चलेगी वो सामान्य परिचय के अंदर चलेगी। और सामान्य परिचय में हम अब क्या देखने वाले हैं, तो ध्यान रखना ऐसे जो दुर्ग कौन से हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में सम्मिलित किए गए। और हम लोग क्या देखने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है, सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है, वो बताने वाला हूं। तो आप लोग जुड़े रहे। माना कि हम यहाँ पर एक बनाते हैं राजस्थान का नक्शा। और ये नक्शा जो आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं बनेगा, ध्यान रखना, ये मेरे हिसाब से बनेगा। समझ रहे हो, ये जो नक्शा है वो मेरे हिसाब से बनेगा, आपके हिसाब से नहीं बनने वाला। आपके हिसाब से आप कॉपी के अंदर बना लेना। अब देखा जाए कि जो राजस्थान का नक्शा है, सर दुर्गों के अंदर तो हम लोगों ने कहीं राजस्थान का नक्शा पढ़ा ही नहीं है। तो मेरे साथ जरूर पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, तो ध्यान रखना जो मैं राजस्थान के नक्शे के अंदर आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, तो ये बताने वाला हूं मेरे दोस्तों कि सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण झेलने वाला कौन है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला कौन है। तो ध्यान रखना यहां पर एक दुर्ग पड़ता है सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। जैसा दुर्ग हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा भटनेर दुर्ग। कौन सा हो जाएगा, भटनेर दुर्ग, भटनेर भटनेर दुर्ग। सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण झेलने वाला हमारा जो दुर्ग हो जाएगा वो भटनेर दुर्ग हो जाएगा। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो प्राचीन सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, और सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण झेलने वाला वो हो जाएगा भटनेर दुर्ग। अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि ये क्या पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा होगा, तो राजस्थान के बीचों बीच में जो दुर्ग होगा उसी को हम कहेंगे स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। तो यहाँ पर राजस्थान के बीचों बीच में एक जगह पड़ती अजमेर, और इस अजमेर में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, और सर्वाधिक जो स्थानीय आक्रमण झेलने वाला जो दुर्ग है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना वो जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा
गढ़ बिटली दुर्ग, गढ़ बिटली दुर्ग, या इसी दुर्ग को हम कहेंगे अजमेरू दुर्ग, या इसी दुर्ग को हम क्या कहेंगे अजमेरू दुर्ग, अजमेरू दुर्ग, या इसी को कहेंगे हम तारागढ़ दुर्ग। क्या कहेंगे? तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। अब आप लोगों को खुद को दिमाग लगाना होगा कि जो बीचों बीच में होगा वही सबसे ज्यादा मरेगा। तो वैसे यहाँ पर जो बीचों बीच में हमारा जो जिला आता है थोड़ा, वो है अजमेर, और अजमेर में हमारा एक दुर्ग है, वो दुर्ग कौन सा हो जाएगा? तो तारागढ़ दुर्ग, अजमेरू दुर्ग, गढ़ बिटली दुर्ग। इसी दुर्ग को अरावली का अरमान भी कहा जाता है, और इसी दुर्ग को राजपुताने की कुंज भी कहा जाता है। अब देखा जाए कि सर आप लोगों को ऐसा भी दिमाग लगाना है कि जो बीचों बीच में जो ताले की जो चाबी लगती है वो बीचों बीच में लगती है, इसीलिए राजस्थान को कंट्रोल करने के लिए जो अंग्रेज भी आए थे, अंग्रेज भी राजस्थान के बीचों बीच में बैठे थे अजमेर के अंदर, और दूसरे जो शासक आक्रमण करते थे वो भी सोचते थे कि हम जो है अजमेर को कवर में कर लेंगे तो राजस्थान पूरा क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि ये जो अजमेर है भारत की राजधानी रही हुई है। अजमेर जो जिला है वो भारत का, अजमेर जिला है वो जो राजस्थान का एकमात्र जिला है, वो भारत का कभी राजधानी हुआ करता था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हो गया, स्थानीय आक्रमण हो गया। अब देखा जाए कि राजस्थान में सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है दोस्तों? सबसे प्राचीन भी हमारा कौन सा हो जाएगा? सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा भटनेर दुर्ग। और इस भटनेर दुर्ग के बारे में ये भी पूछा गया है कि ये कौन सी सदी में बना हुआ है दोस्तों? ये तीसरी सदी में बना हुआ है, तीसरी सदी में निर्मित है, और ये सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। वो कौन सा है? तो भटनेर दुर्ग हो जाएगा। जो सबसे पुराना होगा वही तो सर्वाधिक मतलब आक्रमण झेलेंगे उसके अंदर। जो क्यों झेला? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किसी और जगह भी हो सकते थे, लेकिन होता क्या है कि राजस्थान के ऊपर में पंजाब, हरियाणा वगैरह ऐसे पड़ते हैं स्टेट, वहां से सीधे जो राजस्थान के जो भी आक्रमणकारी थे वो उत्तर दिशा से प्रवेश करते थे। अब देखा जाए सर इस दिशा से क्यों नहीं प्रवेश किया? क्योंकि यहाँ पर है मरुस्थल, और मरुस्थल में गाड़ी वगैरह चल नहीं सकती थी उनकी, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने उत्तर दिशा से प्रवेश करते थे। इसीलिए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग ने झेले। और सबसे प्राचीन दुर्ग भी हमारा कौन सा हो जाएगा? वो कौन सा हो जाएगा? भटनेर दुर्ग। अगर आपसे कोई ये पूछे कि सर दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? दूसरा सबसे प्राचीन जो दुर्ग है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो हमारा हो जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गढ़ तो गढ़, बाकी सब गढ़ैया वगैरह इसके बारे में कहा जाता है। और ये जो दोस्तों बना था 7वीं शताब्दी में बनाई गया, ठीक है, 7वीं शताब्दी में। अब आप सोचोगे प्राचीन भी बता दिया सर, अब नवीन बताऊं। तो नवीन, सबसे नवीन जो दुर्ग माने जाते हैं जैसलमेर, और जैसलमेर में हमारे तहसील पड़ती है, और उस तहसील के अंदर ही एक दुर्ग का नाम रखा गया मोहनगढ़ दुर्ग। मोहनगढ़ दुर्ग ये सबसे नवीन दुर्ग माना जाता है। मोहनगढ़ दुर्ग जैसलमेर सबसे नवीन दुर्ग माना जाता है। सर आप ये भी बताया करो कि इसके अलावा भी और कोई नवीन दुर्ग है? तो है मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक जिला पड़ता है, उस जो जिले का नाम है भरतपुर। भरतपुर, भरतपुर जो जिला है, यहाँ पर एक दुर्ग है लोहागढ़। लोहागढ़, लोहागढ़ दुर्ग। अब ये लोहागढ़ जो दुर्ग है वो किसके द्वारा बनवाया गया? 1733 ईस्वी में बनाया गया था, और ये जो बनाया गया था सूरजमल जाट के द्वारा निर्मित दुर्ग है। पहला कौन सा हो जाएगा? मोहनगढ़ जैसलमेर सबसे नवीनतम दुर्ग। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट के द्वारा। सर हमें ये भी बताओ कि मुगल शैली में निर्मित कोई दुर्ग है? तो है मेरे दोस्तों, वो कहां पर है? अजमेर के अंदर है। कहां पर है? अजमेर के अंदर।
इसी अजमेर के अंदर है। और उस दुर्ग में मुगल शैली में निर्मित अकबर के द्वारा बनवाया गया था। और वो उस दुर्ग का नाम है मैगजीन दुर्ग। मैगजीन क्यों कहा जाता है? तो मैगजीन इसीलिए कहा जाता है, यहाँ पर खजाना वगैरह छुपाया गया था, ऐसा बताया जाता है। और इस दुर्ग की जो नींव रखी गई थी वो दोस्तों नींव संत दादू दयाल के द्वारा रखी गई थी। ये अंग्रेजों के द्वारा हो गया। सर राजस्थान के अंदर मुगल शैली में, मतलब मुगलों जो मुस्लिम के द्वारा जो निर्मित दुर्ग है वो कौन सा हो जाएगा हमारा? मैगजीन दुर्ग। सर राजस्थान के अंदर तो वो भी आए थे, मुगल के बाद कौन आए थे? अंग्रेज भी आए थे। हाँ दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा भी बनवाया गया है। और वो बनवाया गया हमारे कहां पर बनवाया गया दोस्तों? तो वो जो बनवाया गया है अजमेर के अंदर ही बनवाया गया है, अजमेर के अंदर ही बनवाया गया है। और उस जो दुर्ग का नाम है बोरासवाड़ा, या इसी दुर्ग को हम कहते हैं टोडगढ़ दुर्ग। ये अंग्रेजों के द्वारा निर्मित दुर्ग है। और ये किसके द्वारा बनवाया गया? ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निर्मित हो जाएगा। ठीक है, ये जो कौन से हो जाएंगे, जो सामान्य परिचय के अंदर जो आता है कि सर आप हमें ये भी बताया करो कि राजस्थान में ऐसे दुर्ग और भी है कि जो मिट्टी से निर्मित हो। तो ऐसे दुर्ग हैं, मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो ध्यान रखना, मिट्टी से निर्मित कौन से दुर्ग हो जाएंगे? तो वो हमारा एक जो दुर्ग है वो है कौन सा है? तो ध्यान रखना, वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग है। ये मिट्टी से निर्मित है। किससे निर्मित है दोस्तों? मिट्टी से निर्मित। ठीक है, और कौन सा है? तो और भी है, और जो दुर्ग है मिट्टी से निर्मित वो हो जाएगा हमारा भटनेर दुर्ग। ये भी किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित है। सर हमें ये भी बताओ कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो आपने बोला था 206 दुर्ग है जनगणना के हिसाब से, और 84 में से जो 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। तो इसमें जो सर्वाधिक दुर्ग किस जिले के अंदर हो जाएंगे? तो उस जो जिले का नाम है राजस्थान की राजधानी, उस जो जिले का नाम हो जाएगा जयपुर। और सर्वाधिक जो दुर्ग बनाए गए हैं वो कहां पर निर्मित है? तो दोस्तों आप ध्यान रखना, जो सर्वाधिक दुर्ग है वो सर्वाधिक दुर्ग किस जिले के अंदर हो जाएंगे? तो जयपुर के अंदर सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले के अंदर। ये क्या है? तो ये ध्यान रखना, सर्वाधिक जो दुर्ग है वो कहां पर है? जयपुर के अंदर, जो राजस्थान की राजधानी है। और देखा जाए तो दुर्ग से संबंधित ये वाला क्षेत्र हम कहेंगे मारवाड़ कहेंगे। कौन सा? जोधपुर। और जोधपुर के आसपास वाले क्षेत्र को हम कहेंगे मारवाड़ कहेंगे। और मारवाड़ में एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा कि नवकोठी। दोस्तों ये नवकोठी जो शब्द है वो नवकोठी शब्द क्या है? तो ध्यान रखना, मारवाड़ में नवनिर्मित दुर्ग, इसको हम क्या कहेंगे? मारवाड़ कहेंगे। और मारवाड़ के अंदर जोधपुर के आसपास वाले क्षेत्र को हम मारवाड़ कहते थे। जोधपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर भी आता था इससे पहले, नागौर, और नागौर के बाद अभी फलोंदी भी आ जाएगा। फलोंदी, जयपुर ग्रामीण, ये सारे जो जिले किसके अंदर आ जाएंगे? मारवाड़ के अंदर। नवकोठी क्या है? तो मारवाड़ में नवनिर्मित दुर्ग को हम क्या कहते हैं? नवकोठी कहते हैं। नवनिर्मित दुर्ग को हम क्या कहते हैं? नवकोठी। ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है कि नवकोठी क्या है? एक प्रश्न और आया था कि पासिब क्या है? एक शब्द और है पासिब। इस पासिब का जो उपयोग किया गया था 1567-68 में, जब चित्तौड़ पर अकबर के द्वारा आक्रमण किया जाता है और चित्तौड़ पर अधिकार करके चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया जाता है। उस समय अकबर के द्वारा यहाँ पर इस चित्तौड़ दुर्ग के अंदर चित्तौड़ दुर्ग को जीतने के लिए एक पासिब का सहारा लिया गया था। उस पासिब को किस के हिसाब से बनाया गया था? ध्यान रखना, इस पासिब को
ऐसा बनाया गया था कि ये मतलब ये समझ लो इधर दुर्ग है और यहाँ पर इस दुर्ग तक यहाँ तक पहुंचने के लिए ऊपर वाले हिस्से तक मतलब दुर्ग के अंदर गोले दागने के लिए जिस एक मतलब छोटी सी डुंगरी का निर्माण करवाया गया था उसको हम कहते हैं पासी। एक बार और सुना कि यहाँ पर रेत पत्थर वगैरह सब कुछ मिट्टी वगैरह जो उपयोग करके इस तरह का जो छोटी सी पहाड़ी बनाई जाती है इसको हम कहते हैं पासी। सर पहाड़ी बनाकर क्या करते होंगे, ऊपर चढ़ के देखते होंगे? नहीं दोस्तों, देखते नहीं थे। होता क्या था कि यहाँ से यहाँ पर लाकर यहाँ तोप रखी जाती थी और इस तोप से दुर्ग के अंदर आक्रमण किए जाते थे। उस वाले क्षेत्रों को हम क्या कहते थे? पासी कहते थे। और ऐसा 1567-68 में जब महाराणा उदय सिंह के समय कल्लाजी राठौड़ वीर प्रताप सिसोदिया इनके समय जो उपयोग किया गया था वो किसका किया गया था दोस्तों? तो फांसी का उपयोग किया गया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा और इसके बाद आगे वाली जो क्लास होगी वो दुर्ग के बारे में होगी। और एक जो बच गया हमारा कि 2013 में जो कुछ दुर्ग है उनको शामिल किया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंदर, तो वो वाले कल अध्ययन करेंगे। इसके बाद कल ही मैं आपको चित्तौड़ के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। और चित्तौड़ के बारे में आप लोगों ने एक राज नहीं सुना होगा, राज क्या है तो ध्यान रखना, आप ढूंढ के लाना कि चित्तौड़ को वीडियो के कमेंट के नीचे और बताना चित्तौड़ को गढ़ तो गोड़ बाकी सब गड़ेया ऐसा क्यों कहा जाता है। ये सब ऐसा शब्द किसके लिए, चित्तौड़ दुर्ग के लिए प्रयोग किया गया है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू और धन्यवाद।